प्रॉपर्टी बेटा अपन पढ़ रहे थे। चार्ज की जो प्रॉपर्टी थी उसमें मैंने आपको एडिटिविटी ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा चुका हूँ आपको बेटा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट और भी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, मोस्टली इस प्रॉपर्टी से अपन अनजान नहीं है, अपन ने 11th क्लास में भी मैकेनिक्स में पढ़ी है, पर बात यह है कि वो क्वांटिटी जो अपन ने 11th क्लास में पढ़ी थी वो एनर्जी थी। नाउ आई विल स्टडी अबाउट द चार्ज, देन द प्रॉपर्टीज नेम इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। 11th में अपन ने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिक्स में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसी टाइप का एक रूल ये है, बट उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, हम ध्यान से पढ़ेंगे इसको। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा ये कंजर्वेशन वर्ड आपको पता है क्या होता है? कंजर्वेशन किसी भी क्वांटिटी के लिए अगर कंजर्वेशन लॉ आप लिखना चाहते हो तो कंजर्वेशन से हमें ये समझ में आता है कि जिस क्वांटिटी के लिए अपन लॉ बना रहे हैं वो हम कंजर्वेशन जब भी यूज करते हैं तो उसका मतलब हुआ कि हम उस क्वांटिटी की नेट अमाउंट पूरे नेचर में नेट अमाउंट उस क्वांटिटी का फिक्स रहता है। आप ना उसे बढ़ा सकते हैं ना आप उसे कम कर सकते हैं। इसी टाइप से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अपन पढ़ेंगे। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं शुरू में। मैं आपको जो शुरू में एग्जांपल दे रहा था वही यहाँ पे बता रहा हूं। हमने क्या किया था इनिशियली, आपको याद हो, हमने ग्लास रोड ली और उस ग्लास रोड को हमने वूलन क्लॉथ के ऊपर क्या किया था? रब किया था। आप मेरे को एक बात बताओ, ग्लास रोड को पहले रब करने से पहले जब हम वूलन क्लॉथ के पास ले जाए, स्मॉल पेपर के जो पीस थे उनके पास जब ले जा रहे थे तो उनको अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। इट मीन्स इनिशियली ग्लास रोड पर जो चार्ज था वो कितना था? 0। हमने क्या किया, उसको वूलन क्लॉथ पर रब किया और देखा वो कागज के टुकड़ों को क्या करने लग गया? अट्रैक्ट करने लग गया, मतलब उस पर चार्ज आ गया। तो इट मीन्स हमने तो चार्ज नया पैदा कर दिया, प्रोडक्शन हो गया चार्ज का। ऐसा नहीं है बेटा, हमने पढ़ ली थ्योरी कि जब हम ग्लास रोड को वूलन क्लॉथ के ऊपर रब करते हैं तो हमने क्या देखा था कि जो ग्लास रोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन ये वूलन क्लॉथ को देके आता है। तो वूलन क्लॉथ ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। वूलन क्लॉथ ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो इसने एक्सेप्ट किया ना क्लॉथ ने, इसीलिए इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज आ गया। और इसने क्या किया? डोनेट किया, तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? पॉजिटिव आ गया। दोनों का टोटल चार्ज कितना हो गया? उतना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो टोटल कितना हो गया? 0। पहले भी कितना था? 0। दैट इज शो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कि मतलब आपने डिफरेंट प्रोसेस की। पहले चार्ज 0 था, बाद में भी चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। बट बीच में कंसेप्ट आया कि हमने चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट पर क्या कर दिया? ट्रांसफर करने के कारण अगर हम इसको अकेले को देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और हम इस अकेले को देख रहे हैं तो हमें लग रहा है इस पर नेगेटिव चार्ज है। बट बेटा टोटल चार्ज विल बी 0। दिस इज शो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ रूल्स यहाँ पे लिखे हैं, आप समझेंगे एक एक रूल को। पहला रूल, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आप इसको हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट, कम या ज्यादा नहीं हो सकता। आइसोलेटेड सिस्टम, हिंदी में हम इसे विलगित निकाय बोलते, यानी किसी अकेले आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। दूसरा क्या है? द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड, फिर से ध्यान रखेंगे हम, आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर इट कैन बी क्रिएटेड। मतलब आप किसी सिस्टम के किसी चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो बेटा, और ना ही आप नया प्रोडक्ट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। मतलब आप ये चाहो ना कि इस पूरे नेचर में मैं इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूं, नहीं बढ़ा सकते। हम ये चाहे पूरे इलेक्ट्रॉन में केवल पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जाए, नहीं बढ़ा सकते। हम चाहें कि नेचर के अंदर केवल निगेटिव चार्ज बढ़ता जाए अकेला, और पॉजिटिव जितना है उतना रहे, दैट इज इम्पॉसिबल। आप यही बात मैं तीसरे पॉइंट में समझाऊंगा आपको।
पर अब भी आप ये समझें कि आइसोलेटेड सिस्टम में आप ना तो चार्ज को डिस्टोर्ड कर सकते हो और ना ही चार्ज को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। मतलब आप अकेला चार्ज केवल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाना चाहो नहीं बढ़ा सकते। आप चाहो कि जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएं और पॉजिटिव चार्ज वहीं की वहीं रुका रहे, आप चाहो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाए, ट्रांसफर भी ना हो किसी ऑब्जेक्ट से और इलेक्ट्रॉन से वो वहां की वहां रखे, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नेक्स्ट अब आगे जाकर देखो, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो देखो, द चार्ज कैन बी प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ पेयर। मोस्ट इंपोर्टेंट ये लाइन आप देखो, द चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ टू पार्टिकल्स। इसको ध्यान रखेंगे, यानी चार्ज जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है, बट किसकी फॉर्म में? पेयर, जोड़ी के रूप में। और जोड़ी या पेयर जो होता है बेटा वो कभी भी सेम चार्जों का नहीं होता है। ऐसे चार्ज आप प्रोडक्ट कर सकते हो जिनका अमाउंट, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है बट उनका नेचर अपोजिट है। यानी एक प्लस ई है तो दूसरा माइनस ई, आप उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्रोडक्ट कर सकते हो। हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड चार्जेस सच पेयर्स कैन बी न्यूट्रलाइज्ड। ये छूट गया है, चार्जेस सच पेयर कैन बी न्यूट्रलाइज्ड। मतलब क्या हुआ कि आप जोड़ी के रूप में चार्ज को जनरेट कर सकते हो, प्रोडक्ट कर सकते हो, और जोड़ी के रूप में ही, पेयर के रूप में ही आप चार्ज को डिस्ट्रॉयड कर सकते हो। आप अकेला चार्ज नेगेटिव ना बना सकते हो, अकेला ना पॉजिटिव बना सकते हो, ना पॉजिटिव खत्म कर सकते हो, ना नेगेटिव खत्म कर सकते हो। आप नेगेटिव पॉजिटिव की एक जोड़ी बना सकते हो नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव की एक जोड़ी डिस्ट्रॉय कर सकते हो नहीं। कारण इसका ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर आपने एक जोड़ी नहीं बनाई तो टोटल चार्ज फिर भी कितना रहेगा? 0। अगर आपने एक जोड़ी डिस्ट्रॉयड की तो नेचर का टोटल चार्ज कितना रहेगा? 0। कंजर्वेशन लॉ यही कहता है कि पूरे नेचर में जितना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। इट मींस नेचर के अंदर टोटल चार्ज 0 है। ये ध्यान रखेंगे, नेचर का टोटल चार्ज कितना है? 0। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतना पॉजिटिव चार्ज भी। तो अब आपने क्या किया, सपोज पूरे नेचर में हमने ये देखा, पूरे नेचर में 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 100 ही पॉजिटिव चार्ज है, 100 नेगेटिव चार्ज है, 100 पॉजिटिव है, तो टोटल कितना हो गया? 0। अब मैंने एक जोड़ी और नई बना ली, एक पेयर और नया बना लिया। अब पेयर बना लिया तो उसमें माइनस का 1 भी होगा, प्लस का 1 भी होगा, तो बेटा फिर भी ऐड करूंगा तो टोटल कितना हो गया? 0। यानी आप टोटल चार्ज जितना है उतना ही रहेगा, 0 ही। इसीलिए ये बात आई कि आप अकेले चार्ज को, यहां मैंने क्या समझाया कि आप अकेले चार्ज को ना तो प्रोडक्ट कर सकते हो, बना सकते हो नया, और ना ही अकेला जो नेगेटिव या पॉजिटिव है आप उसको खत्म कर सकते हो। थर्ड स्टेप में क्या करा है कि आप एक जोड़ी के रूप में बना सकते हो और एक जोड़ी के रूप में खत्म कर सकते हो। ये चीज हमें कब समझ में आई? शुरुआती आप क्लासिकल फिजिक्स तक देखेंगे तो केवल ये 2 लॉ थे, केवल इतना था कि टोटल चार्ज कंजर्व होता है, नेचर का टोटल चार्ज 0 है, ना हम उसे पैदा कर सकते हैं ना हम उसे नष्ट कर सकते हैं, इतना था। ये बात कब समझ में बेटा? आपको ध्यान होगा एटम बम जो बना था उस टाइम ये बात हमारे समझ में आई, वैज्ञानिकों ने ये बात निकाली। उसका रीजन था, एटम बम में क्या होता था, आइंस्टीन का बहुत फेमस रिलेशन था वो यूज किया जाता था। एटम बम में क्या किया जाता था? एटम बम की प्रोसेस इस चीज से समझाई जाती थी कि E = mc²। मतलब उसकी रिएक्शन क्या कहती थी कि इस नेचर में मास है और मास किस में चेंज हो जाता है? एनर्जी में। बहुत ज्यादा एनर्जी आती है मास, यानी मास डिस्ट्रॉयड होके और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिलेशन की बेस पर क्या बनाया गया था? एटम बम बनाया गया। अब एटम बम में हमें पता है क्या होता है कि एटम बम में मास डिस्ट्रॉयड होता है, खत्म होता है, और उससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है। अब आप एक बात बताओ मेरे को, आप बार बार हम ये कह रहे हैं मास डिस्ट्रॉयड होता है, तो बेटा मास डिस्ट्रॉयड होता है तो क्या डिस्ट्रॉयड होता है? हमें पता है मास का सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, वी नो दैट। इसका मतलब मास खत्म होगा तो क्या खत्म होगा? इलेक्ट्रॉन खत्म होगा। अब आप इस बात को थोड़ा सोचना, चलो मास खत्म होगा और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ये बात हमें समझ में आती थी, और वैज्ञानिकों के लिए ये विषय नहीं था, उन्होंने तो अपना एटम बम बनाना था वो बना दिया था। पर जो फिजिशियन, जो फिजिस्ट थे, जो फिजिक्स के भौतिक वैज्ञानिक थे, उनके सामने कठिनाई आई कि मास खत्म हो रहा है,
सही बात है, बट ये पता है मास खत्म हो रहा है तो चार्ज खत्म हो रहा है। कोई भी टुकड़ा टूटता है तो चार्ज खत्म होता है। रीजन, क्योंकि हमें पता है कि मास की सबसे छोटा जो डिजिट है वो इलेक्ट्रॉन है, यानी मास खत्म होगा तो इलेक्ट्रॉन खत्म होगा, और इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ तो चार्ज खत्म हो गया। तो वही बात हमें यहां देखने को मिली कि मास खत्म हो गया, उसके साथ क्या खत्म हुआ, इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ। अब बेटा एक बात बताओ मेरे को, ऐसे तो अपना जो ऊपर वाला रूल था वो खत्म हो गया। शुरू में तो ये दो ही रूल थे कि आप नया चार्ज ना पैदा कर सकते हैं, नया चार्ज आप ना आप चार्ज को नष्ट कर सकते हैं। नेचर का टोटल चार्ज कितना रहेगा, 0। बट इस कंडीशन के बाद क्या हुआ यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। अब आप बात मानना मेरी, सपोज एटम बम बनने से पहले 100 इलेक्ट्रॉन नेचर में थे, तो उन 100 के बराबर पॉजिटिव चार्ज था। अब आपने देखा क्या खत्म हुआ, इलेक्ट्रॉन। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हुए, कितने बच गए, 98। इधर कितना बचा हुआ है, +100। 100 में ये गया तो कितना चार्ज आ गया नेचर का, +2। नेचर का चार्ज +2, जबकि होना क्या चाहिए था, 0। ये प्रॉब्लम आई एटम बम बना तब कि इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज नेचर का बढ़ता जा रहा है, बैलेंस ही नहीं हो रहा है ये तो इसका मतलब क्या, हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ गलत था या हमें उसमें सुधार करना चाहिए। तो जो हमारे फिजिक्स के साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि नहीं ये गलत नहीं है, बट इसके अंदर हमें कुछ चीजें जोड़नी चाहिए। ये एकदम सही है कि आप अकेले चार्ज को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना जनरेट कर सकते हैं, बट इसके साथ आपको ये चीज जोड़नी पड़ी। उन्होंने ये बात समझाई कि अगर मास खत्म होता है तो अकेला इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं होता कभी। अगर मास खत्म होता है तो अकेला इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं होता, जो चार्ज खत्म होता है वो पेयर की फॉर्म में चार्ज खत्म होता है। और उसी को उन्होंने लिखा कि चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ 2 पार्टिकल्स हैविंग इक्वल, यानी ऐसा चार्ज खत्म हो सकता है जिसमें 2 पार्टिकल्स का पेयर हो और चार्ज इक्वल हो और अपोजिट चार्ज हो, और ऐसा ही जनरेट हो सकता है। ऐसा ही चार्ज क्या हो सकता है, जनरेट हो सकता है। तो उन्होंने इस बात को, मैंने अभी बताया ना कि चार्ज इलेक्ट्रॉन अकेला खत्म नहीं होता, इलेक्ट्रॉन खत्म होगा निगेटिव चार्ज का तो उसके बराबर एक ऐसा पार्टिकल और खत्म होना चाहिए जिसका मास तो इलेक्ट्रॉन के बराबर हो बट चार्ज कैसा हो, उस पर पॉजिटिव। यानी इलेक्ट्रॉन जब खत्म होगा, आप इस बात को समझें, दोबारा से मैं क्या कह रहा हूं कि अगर बेटा इलेक्ट्रॉन खत्म होता है, इफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होता है, अगर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होता है अपने पास, तो इलेक्ट्रॉन के साथ एक पार्टिकल और खत्म होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के बराबर मास, इलेक्ट्रॉन के बराबर मास हैविंग इक्वल मास। उसका मास किसके बराबर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के, एंड इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का अमाउंट भी कैसा होना चाहिए, इक्वल, बट अपोजिट इन नेचर, अपोजिट इन नेचर। ये मेन बात है कि अगर यहां क्या हुआ कि अगर अपन ये मानेंगे कि एटम बम अगर खत्म होता है तो मास खत्म होता है, मास खत्म होता है तो इलेक्ट्रॉन खत्म होता है, अगर मैं ऐसा मानता हूं तो मेरा ये रूल गलत है। तो साइंटिस्टों ने सुझाव दिया कि ऐसा नहीं है, ये रूल बिल्कुल सही है, कंजर्वेशन होता है चार्ज का, पर जब इलेक्ट्रॉन खत्म होता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन अकेला खत्म नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पेयर में खत्म होगा, और पेयर में खत्म होगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ एक ऐसा पार्टिकल और खत्म होगा जिसका मास हैविंग इक्वल मास, इलेक्ट्रॉन के बराबर मास होगा, एंड इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, उसका अमाउंट जो है चार्ज का वो भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, बट अपोजिट इन नेचर, बट उसका जो नेचर है वो अपोजिट हो। यानी इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव है तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और उस पार्टिकल को साइंटिस्टों ने पॉजिट्रॉन नाम दिया। उस पार्टिकल को साइंटिस्टों ने क्या नाम दिया, पॉजिट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -e, तो जो पॉजिट्रॉन है बेटा उस पॉजिट्रॉन पर चार्ज होता है प्लस का e। जो पॉजिट्रॉन है उस पर चार्ज कितना होता है, प्लस का e। दोनों का मास इक्वल होता है बेटा, दोनों पर चार्ज का अमाउंट इक्वल होता है, बट नेचर अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है, नेगेटिव ही, और पॉजिट्रॉन का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव ही। तो उन्होंने ये बताया कि इसका मतलब चार्ज पेयर की फॉर्म में ही डिस्ट्रॉय होगा और पेयर की फॉर्म में ही प्रोडक्ट होगा चार्ज का।
प्रोडक्शन होगा। इसका मतलब टोटल चार्ज पेयर की फॉर्म में बराबर है ना। तो अब एक बात बताओ, पहले से 100 पॉजिटिव पेयर थे और 100 नेगेटिव पेयर थे। अब एक पॉजिटिव बढ़ गया और एक नेगेटिव बढ़ गया, तो 101 पॉजिटिव और 101 नेगेटिव। इसका मतलब टोटल चार्ज कितना रह गया? 0। यही तो कंजर्वेशन वो है कि नेचर का टोटल चार्ज कितना रहता है? 0। आप ना तो उसे बढ़ा सकते हैं ना उसे कम कर सकते हैं। हाँ, आप चार्ज पैदा कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, पर जोड़ी की फॉर्म में, पेयर की फॉर्म में, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ये बात हमें कब समझ में आई? जब हमने एटम बम समझा, उस टाइम हमें ये चीज समझ में आई। और साथ में उन्होंने ये बताया, लोगों ने पूछा कि ये कहां होता है, दिखता तो नहीं है, तो उन्होंने एक बात बताई कि ये कभी भी फ्री नहीं रह सकता। जो पॉजिट्रॉन है वो कभी भी फ्री मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। ये जो पॉजिट्रॉन है बेटा, ये पॉजिट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये किसके अंदर रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ये जो पॉजिट्रॉन है, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर और मास भी इलेक्ट्रॉन के बराबर, पर नेचर में अपोजिट जो चार्ज रखता है, वो फ्री नहीं रहता। वो कहां रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है। और जब कोई मास खत्म होता है, तो जब न्यूक्लियस उसमें टूटेगा एनर्जी के कारण, तो उसमें से एक पॉजिट्रॉन भी खत्म होगा अगर एक इलेक्ट्रॉन खत्म होगा। इस टाइप से जोड़ी की फॉर्म में मास खत्म हो रहा है, चार्ज खत्म हो रहा है, तो इस टोटल जो चार्ज है नेचर का वो बैलेंस रहेगा। 0 था 0 ही रहेगा। इस पूरी प्रोसेस को समझाने के लिए हमने एक रिएक्शन, फेमस रिएक्शन ली, और उस रिएक्शन को अपन बोल रहे हैं एनिहिलेशन। क्या बोल रहे हैं अपन इसे? एनिहिलेशन। हिंदी में अपन इसे बोलते हैं शून्यीकरण। एनिहिलेशन मतलब शून्यीकरण, जो मैंने समझा है अभी कि एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहा है तो एक पॉजिट्रॉन उसके साथ खत्म हो रहा है। यानी जितना चार्ज नेगेटिव खत्म हो रहा है उतना ही चार्ज पॉजिटिव खत्म हो रहा है, और दोनों खत्म हो रहे हैं, तो टोटल चार्ज बाद में भी कितना है? 0। तो वही चीज मैंने यहां लिखी। देखो, एनिहिलेशन का शाब्दिक अर्थ आप बता सकते हो, डिस्ट्रॉय द चार्ज इन पेयर्स। यानी ये इस चीज को समझाता है कि चार्ज डिस्ट्रॉय होते हैं, पर किसके रूप में? पेयर्स के रूप। जैसे बताया, -e मतलब एक इलेक्ट्रॉन, प्लस ई मतलब एक पॉजिट्रॉन। यानी एक इलेक्ट्रॉन जब एक पॉजिट्रॉन से टकराता है, कोलिजन करता है, तो फिर क्या होता है? वो खत्म हो जाता है मास, और उसकी जगह एनर्जी प्रोड्यूस होती है गामा। गामा क्या है? गामा रेज है बेटा, एनर्जी है बहुत ज्यादा। तो जब ये दो मास के पार्टिकल खत्म होंगे, जिनके ऊपर चार्ज भी इक्वल अमाउंट का बट अपोजिट नेचर का, तो वहां पे एनर्जी जनरेट होगी गामा। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, जो एनर्जी जनरेट हो रही है, जो गामा रेज है, ये हम आगे चैप्टर में भी पढ़ेंगे, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसका मतलब जब ये दोनों खत्म हुए, तो देखो यहाँ पे ये दोनों खत्म हुए, तो ये दोनों जुड़कर कितना हुआ? 0। और बाद में भी चार्ज कितना? 0। इट मीन्स नेट चार्ज डू नॉट चेंज, यानी नेट चार्ज नेचर का चेंज नहीं हुआ। तो एनिहिलेशन की डेफिनेशन देनी है तो क्या देंगे? ए प्रोसेस by which a electron collide with a positron, then we get energy and total charge of nature does not change। इसका मतलब चार्ज नेचर का टोटल चेंज नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जोड़ी के रूप में, पेयर के रूप में क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब जैसा कि मैं आपको बता दूं, क्लासिकल फिजिक्स की बात, उस टाइम तक हम ये मानते थे, मान लो पहले शुरू में ये माना गया था कि भाई आपके अगर मान लो जैसे मास खत्म हो रहा है तो एनर्जी बन रही है, तो क्या एनर्जी को वापस सिकोड़ दें तो मास बन सकता है? तो लोगों ने नकार दिया था। बट बेटा जैसे जैसे मॉडर्न फिजिक्स आती गई, तो मैं आपको बता दूं ये बात क्लियर होती गई कि अगर कोई प्रोसेस इस डायरेक्शन में हो रही है, तो ये प्रोसेस उल्टी डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो साइंटिस्टों ने बताया कि ऐसा है। अगर मास एनर्जी में चेंज होता है, तो आप एनर्जी को किसी भी तरीके से वापस मास के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। तो उसका एनिहिलेशन का अपोजिट जो चीज है, वो मैंने यहां लिखी है, दैट इज पेयर प्रोडक्शन। क्या है बेटा? ये पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन क्या समझा रहा है? आपको समझो, जो चीज मैंने यहां समझाई थी वही कि चार्ज पेयर की फॉर्म में ही, चार्ज पेयर की फॉर्म में ही डिस्ट्रॉय होगा, और पेयर की फॉर्म में ही प्रोडक्शन होगा उसका। यानी नेगेटिव पॉजिटिव सेम अमाउंट का, सेम मास के चार पार्टिकल अगर खत्म होते हैं, तो दोनों ही साथ में जनरेट भी हो सकता है। यानी एनिहिलेशन उनका खत्म होना समझा रहा है, तो पेयर प्रोडक्शन उनका वापस प्रोडक्शन होना समझाता है। उसने क्या समझाया? देखो कि गामा जो रेज है, जो बहुत ज्यादा एनर्जी की रेज है,
अगर मैं उनको किसी हैवी मेटल पर स्ट्राइक करवाऊं, किसके ऊपर डालूं, हैवी मेटल पर, लिखा है मैंने गामा प्लस गामा, किसके ऊपर, हैवी मेटल पर स्ट्राइक करवाता हूं तो उनसे बेटा एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक पॉजिट्रॉन बनता है। अगर मैं दो गामा रे ले रहा हूं मान लो और उसको हैवी मेटल के ऊपर स्ट्राइक करवाता हूं तो वहां पे जब हैवी मेटल पर वो स्ट्राइक करती है तो वो एनर्जी वहां पे कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मास में। और जो मास के पार्टिकल बनते हैं बेटा वो भी पेयर में बनते हैं, जोड़ी के रूप में बनते हैं, और उस पेयर में एक माइनस ई का मतलब इलेक्ट्रॉन और एक प्लस ई का मतलब क्या है, पॉजिट्रॉन। अब समझो पहले चार्ज कितना था बेटा, गामा रेज पर कोई चार्ज नहीं होता, कितना चार्ज था, 0। अब माइनस ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और प्लस ई का मतलब पॉजिट्रॉन का चार्ज यानी +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। दोनों को ऐड किया तो नेट चार्ज ऑफ नेचर कितना आया वापस यहाँ पे, 0। तो आप देखना जब एनिहिलेशन यानी खत्म हुए तो भी नेट चार्ज चेंज नहीं हुआ था, वापस नेट चार्ज कितना था, 0। और जब प्रोडक्ट हुआ तो भी नेट चार्ज कितना है, 0। इसका मतलब ये एटम बम की प्रोसेस को समझाइए यहाँ पे एनिहिलेशन के द्वारा। मतलब लोगों में एक उत्सुकता थी कि भाई एटम बम हुआ तो मास खत्म हुआ तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो नेचर का तो चार्ज का सिस्टम गड़बड़ा गया। तो उन्होंने समझाया कि नहीं गड़बड़ा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जैसा एक पार्टिकल और जो फ्री नहीं रहता, न्यूक्लियाई के अंदर रहता है, हम उसको क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन के बराबर मास रखता है, हैविंग इक्वल मास एंड इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज का अमाउंट भी इक्वल है, बट इलेक्ट्रॉन से अपोजिट है। तो जब इलेक्ट्रॉन खत्म होगा तो उसके साथ श्योर, निश्चित 100% एक पॉजिट्रॉन भी खत्म होगा। यानी चार्ज एक जोड़ी के रूप में जनरेट होता है तो जोड़ी के रूप में भी खत्म हो सकता है। अकेला इलेक्ट्रॉन ना कभी खत्म होगा, अकेला इलेक्ट्रॉन ना कभी पैदा होगा। ये चार्ज का कंजर्वेशन लॉ है कि द टोटल चार्ज ऑफ नेचर विल बी 0। नेचर का टोटल चार्ज 0 है। आप किसी आइसोलेटेड चार्ज, अकेले चार्ज को ना जनरेट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप चार्ज एक पेयर की फॉर्म में जनरेट कर सकते हैं और पेयर की फॉर्म में ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पे बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा, जिसमें मैंने ये जो एनिहिलेशन और पेयर प्रोडक्शन है ये उन दो भावनाओं के लिए समझाया जो एटम बम को बाद में गड़बड़ाई थी। बाकी मोस्टली आप ये यहाँ पे चार्ज ऑफ कंजर्वेशन लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम का कांस्टेंट रहता है, यानी नेचर का जो टोटल चार्ज है वो कितना रहता है, 0। आप चार्ज को ना खत्म कर सकते हो ना जनरेट कर सकते हो, पेयर की फॉर्म में चार्ज खत्म भी हो सकता है और जनरेट भी हो सकता है। इस तरीके से अपन ने चार्ज का कंजर्वेशन पढ़ा। बेटा अब अपन इलेक्ट्रिक चार्ज की नेक्स्ट 4th प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। काफी सिंपल प्रॉपर्टी ये है, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब है कि चार्ज जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन पर डिपेंड नहीं करता। जैसे लिख रखा है मैंने, द इलेक्ट्रिक चार्ज आर फ्री इन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट does not vary whatever be the speed of the object or observer। मतलब चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर है, उसका अमाउंट उसकी स्पीड या ऑब्जर्वर की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। यानी डायरेक्टली अपन वर्ड में क्या कह सकते हैं, चार्ज इन स्टेट ऑफ रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन स्टेट ऑफ मोशन। यानी ऑब्जेक्ट पर अगर रेस्ट में चार्ज 2 कूलम था तो मोशन कर रही है तो भी चार्ज कितना रहेगा उसका, 2 कूलम ही रहेगा। इट मीन्स चार्ज इन रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन। ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी थी, बहुत सिंपल थी। इसकी जरूरत हमें अभी क्यों पड़ी, और अभी हम इसे पूरा डिटेल से नहीं पढ़ रहे, इतना सा पढ़ रहे हैं कि आप जब आगे की कक्षाओं में जाओगे ना, जैसे बीएससी करोगे, कुछ और आगे करोगे, तो उस टाइम आप एक आइंस्टीन का स्पेसिफिक रिलेटिविटी प्रिंसिपल पढ़ोगे। आइंस्टीन ने उस प्रिंसिपल में क्या बताया था कि आइंस्टीन ने उस प्रिंसिपल को बताया, तो उसमें उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, जैसे कुछ पार्टिकल्स ऐसे जिनकी स्पीड मान लो बहुत ज्यादा है, मान लो उनकी स्पीड लाइट की स्पीड के नियरली है, बराबर नहीं, थोड़ा बहुत कम होगी, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो जब वो उससे स्पीड से चलते हैं तो उनका जो मास है उनके रेस्ट मास से काफी टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। जैसे रेस्ट में मास 10 kg है तो वो कम से कम मान लो 500 किलो 1000 किलो तक पहुंच जाता है, इतने ज्यादा गुना बढ़ जाता है, जबकि रेस्ट में मास कम है। बट चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
उस कंडीशन में हम मान लो उनका चार्ज Q है और मास m है, तो उनका चार्ज Q बाई एम डिटरमाइन करते हैं और ये उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता है। हम इसको स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, स्पेसिफिक चार्ज। बट ये हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी हम इस प्रॉपर्टी को केवल इतना याद रखेंगे कि ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज उसकी मोशन या उसकी रेस्ट की प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता। जितना चार्ज रेस्ट में है उतना ही चार्ज उसका मोशन में रहेगा। इस प्रकार बेटा ये चार्ज की प्रॉपर्टीज खत्म हुई। अब नेक्स्ट अपन यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के लिए कूलम्ब्स लॉ वगैरह आगे के टॉपिकों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।